अर्नब जी को शादी पहनना आता भी है और कौन है बुरखे वाली लड़की। अर्नब भी परेशान था क्योंकि पहले भी आयान के साथ ये हो चुका है। सब जानते थे कि उसकी हालत कितनी बुरी हो जाती है। अब उसे गुस्सा आने लगा था, उसे आयान की फिक्र हो रही थी। इसलिए उसने उस लिफ्ट वाले से कहा, हटो। उसका वो एक वर्ड ही उसके गुस्से को दर्शा रहा था। वो लिफ्टमैन जल्दी वहां से हट गया। अर्नब खुद उसकी जगह लिफ्ट ठीक करने लगा। बाहर खड़े सब लोग अर्नब को ऐसे देख रहे थे मानो कोई आठवां अजूबा देख लिया हो। सबकी आंखों मानो बाहर आने को थी। अर्नब की थोड़ी देर कोशिश करने के बाद लिफ्ट खुल गई। आदि, अर्नब और समर्थ भागकर अंदर गए तो देखा आयान बेहोश था। तीनों उसे ऐसे देखकर घबरा गए, पर उसकी सांसें नॉर्मल थी। समर्थ ने आयान के चेहरे को थपथपाया तो आयान की थोड़ी सी आंखें खुली, पर अगले ही पल वो फिर से बेहोश हो गया। आयान को उसके रेस्टरूम में ले जाया गया। थोड़ी देर में बाहर डॉक्टर आ जाते हैं। आयान को एग्जामिन करने के बाद कहते हैं, डोंट वरी मिस्टर अग्निहोत्री, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी खुली हवा की जरूरत है। समर्थ ने कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बस मुस्कुरा दिए। उनके जाने के बाद अर्नब भी प्रेस होने चला गया क्योंकि उसकी बैंड बज चुकी थी लिफ्ट को ठीक करते हुए। जब वो फ्रेश होकर आया तो देखा आदि सोए हुए आयान को घूर रहा था। उसे ऐसे देखकर अर्नब ने कहा, तेरे घूरने से बोट नहीं जाएगा इडियट। आदि ने मुंह बनाकर कहा, यार मैं बस चेक कर रहा था ये जिंदा है या निकल लिया। बे से मुझे लगता है वो डॉक्टर छठी पास डॉक्टर है क्योंकि उसने कहा था कि इसे खुली हवा की जरूरत है, पर ये तो एसी की हवा खाकर भी उठ नहीं रहा। उसके कहने के बाद ही आयान अचानक से उठ गया। उसके ऐसे उठने पर बेचारा आदि हड़बड़ा कर नीचे गिर गया। आयान ने उठते ही आपा ने होठों पर लीक किया, जिसे देखकर समर्थ ने कहा, अभी तू उठते ही शुरू हो गया, ये कैसी बेहूदगी है तेरी। आयान ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई तो उसे आदि, समर्थ और अर्नब के अलावा वहां कोई नहीं दिखा। वो अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ याद करने लगा, पर सब कुछ उसे सिर्फ धुंधला सा नजर आ रहा था क्योंकि उस वक्त वो बेहोश था। पर अगले ही पल उसने कहा, वो लंकी कहाँ है, वो बरखे वाली लंकी कहाँ है, क्या तुम तीनों ने देखा उसे वहाँ। अर्नब कहता है, लगता है ये फिर गया है, इसे जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना होगा। पहले से ही पगलेट था और अब सच में पागल हो गया है जो इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहा है। उनके ऐसे कहने पर आयान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यार मैं सच कह रहा हूँ, लिफ्ट में एक लंकी भी थी भी मेरे साथ। आदि ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए, अच्छा लंकी थी क्या, तो फिर सही है। अरे मेरे मुन्ना, तुझे तो सोते जागते उठते बैठते लड़कियां ही नजर आती है, हम अगर लड़का होता तो थोड़ा अजीब लगाता। आयान गुस्से में उस पर पिलो फेंकते हुए कहा, अबे अगर लड़का होता तो मुझे किस करता क्या, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी किस गल ही है। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे, यहाँ तक कि अर्नब भी। आदि और समर्थ तो लगभग आयान के ऊपर ही चढ़ चुके थे। आदि ने आयान की पीठ पर जोर से मारते हुए कहा, मुझे पहले से ही इस साले पर शक था, लगा ही था कि ये कंगारू हमसे कुछ छुपा रहा है। समर्थ ने भी लगे हाथ एक दूसरा घुसा जलते हुए कहा, ये लतों का भूत है जो बातों से नहीं मानता। आयान ने दर्द से कहा, यार कमीनों, लगता है मुझे, मैं क्या कोई तबला हूँ जो सालों मुझे बजाए जा रहे हों। आदि ने उसे फिर से मारते हुए कहा, साले अब बताएगा भी या हम लोगों को किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करना होगा। आयान ने बेचारगी से कहा, बताता हूँ पर यार मारियो मत समझा। कहते हुए उन लोगों को सब कुछ बताता है तो सब हैरान होकर उसे देख रहे थे। अर्नब ने सबको देखकर कहा, मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। बे से अच्छा है मेरी चाहत को देवरानी मिल जाएगी, फिर उसे इतना सारा खाना बनाकर तुम लोगों को खिलाना नहीं पड़ेगा। अब तीनों ही हैरान अर्नब को देख रहे थे जिसकी नज़र फाइल पर थी, पर अगले ही पल जब अर्नब की नज़र उन लोगों से मिली तो वो घबरा गया। उसे अब याद आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया, इसलिए उसने उठते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, मिस्टर डिसूजा चले गए हैं, अब उनके साथ वाली मीटिंग सीधा सिंगापुर में होगी। कहते हुए जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। उसके जाते ही तीनों हंसने लगे, पर आदि और समर्थ ने घूर कर आयान को देखा तो वो चुप हो गया। फिर बड़ी मासूमियत के साथ कहता है, यार बता तो दिया सब कुछ, चलो छोड़ो, आगे से कुछ नहीं छुपाऊंगा, प्रोमिस। अब चलो वरना वो अकेले ही घर चला जाएगा। तीनों अर्नब के साथ कार में घर निकल जाते हैं। उनके जाते ही प्रशा अपनी स्कूटी लेकर आती है। जल्दी जल्दी पार्क कर अंदर आते हुए वहां के रिसेप्शन से कहती है, हाय आई एम प्रशा खुराना, क्या मैं मिस्टर समर्थ से मिल सकती हूँ। उस लड़की ने कहा, आई एम सॉरी मैडम, बट आप थोड़ा सा लेट हो गई, सर तो अभी अभी घर निकल गए हैं। उसका जवाब सुनकर प्रशा उदास होकर वापस लौट गई। जन्नत बिला।
चारों घर वापस आकर अपने अपने कमरे में प्रेस होने चले गए। अर्नब कमरे में आया और सीधा बाथरूम में प्रेस होने चला गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक उसे एक झटका लगा क्योंकि सामने चाहत खड़ी थी। घर पर कोई नहीं था इसलिए उसने बाथरूम लॉक ही नहीं किया था। उसने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ था। वो अपनी सर्दी बांधने की लाख कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ जला हुआ जिस वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। वो बार बार पकड़ने की कोशिश करती, बार बार सर्दी उसकी हाथों से छूट जाता। इस चक्कर में उसकी सर्दी में और बड़े छेद हो गया था। अर्नब कुछ सोचकर बाहर गया, फिर अंदर आया। चाहत अपनी शादी में इतनी उलझी थी कि उसे पता भी नहीं चला अर्नब का। अर्नब उसके पास आकर उसे कहता है, रहने दो, मैं कर देता हूँ। मेरा मतलब मैं तुम्हें शादी पहना देता हूँ। चाहत अर्नब की आवाज़ सुनकर घबरा गई। उसने अर्नब की बात सुनकर खुद से ही कहा, अर्नब जी को शादी पहनना आता भी है। उसने खुद को अर्नब की नज़र से ढकने की कोशिश की। उसे अर्नब से बहुत शर्म आ रही थी, पर अर्नब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अंदर ही अंदर वो खुद भी अटैक हो रहा था जिसे वो सो नहीं कर रहा था। चाहत ने शर्म से पलकें झुका ली और अर्नब वो भी धीरे धीरे नीचे झुककर शादी पहनाने बैठ गया। अर्नब की पहली छुअन से ही चाहत की आंखें बंद हो गई। तुम्हें इस तरह देखने का हक सिर्फ मेरा है और ये हक मैं किसी और को देना नहीं चाहता। अर्नब कुछ सोचकर बाहर गया, फिर अंदर आया। चाहत अपनी शादी में इतनी उलझी थी कि उसे पता भी नहीं चला अर्नब का। अर्नब उसके पास आकर उसे कहता है, रहने दो, मैं कर देता हूँ। मेरा मतलब मैं तुम्हें शादी पहना देता हूँ। चाहत अर्नब की आवाज़ सुनकर घबरा गई। उसने अर्नब की बात सुनकर खुद से ही कहा, अर्नब जी को शादी पहनना आता भी है। उसने खुद को अर्नब की नज़र से ढकने की कोशिश की। उसे अर्नब से बहुत शर्म आ रही थी, पर अर्नब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अंदर ही अंदर वो खुद भी अटैक हो रहा था जिसे वो सो नहीं कर रहा था। चाहत ने शर्म से पलकें झुका ली और अर्नब वो भी धीरे धीरे नीचे झुककर शादी पहनाने बैठ गया। अर्नब की पहली छुअन से ही चाहत की आंखें बंद हो गई। अर्नब को भी कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। पता नहीं क्यों चाहत करीब जाने के बावजूद भी उसके हाथ आज पहली बार कांप रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दिल था जो उसकी छुअन से पिघल रहा था, पर वही दिमाग था जो बार बार उससे दूर रहने की हिदायत दे रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर अर्नब हर बार हार जाता था, वो खुद को रोक नहीं पाता था। हर बार जब भी वो चाहत के करीब आता तो उसे एक नया सा एहसास होता था जिसे अर्नब कभी छुटला नहीं पता था, पर वो बस मानने को तैयार नहीं था कि उस पर भी चाहत का रंग चढ़ने लगा है। अर्नब के आंखों के सामने चाहत की खूबसूरत गोरी कमर झलक रही थी और उस पर चाहत की नाभि से नीचे वो छोटा सा तिल। अर्नब की नज़र मानो वहां से हट ही नहीं रही थी। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने वही अपने होंठ रख दिया। उसके ऐसा करने से मानो चाहत की सांस ही अटक गई। उसने हल्के हाथ से अर्नब का कंधा पकड़ लिया। उसके ऐसा करने से अर्नब ने नजरें उठाकर चाहत देखा जिसकी आंखें बंद थी। अर्नब को अचानक एक शरारत सूझी तो उसने धीरे धीरे शादी लपेटना शुरू किया। वो शादी लपेटता जाता और चाहत को किस किए जाता। अर्नब ऐसा करने से चाहत को जितनी शर्म आ रही थी उसे कोई ज्यादा उसे अर्नब पर गुस्सा आ रहा था। अर्नब जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ये करता क्योंकि भले ही चाहत की आंखें बंद थी, पर अर्नब चाहत के चेहरे के बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर समझ जरूर रहा था कि चाहत इरिटेट हो रही है। चाहत के चेहरे पर हल्का गुस्सा था। वो अपनी आंखें खोलते हुए इशारा करते हुए कहती है, आप ... आप फ्रक कही के, मैं देख रही हूँ कब से चांस पर डांस किए जा रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। जाओ, मुझे नहीं बांधना आपसे शादी और नहीं कोई मदद चाहिए। खुद बांध लूंगी मैं। मौका मिला नहीं कि शुरू हो गए। कहते हुए वो वहां से जाने लगी तो अर्नब ने उसके पल्लू को खींचते हुए दीवार सटाकर उसके करीब आते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दो। तुम्हें इस तरह देखने का हक सिर्फ मेरा है और ये हक मैं किसी और को देना नहीं चाहता। ये हक सिर्फ अर्नब अग्निहोत्री का है और जो मेरा है मैं उस पर किसी और की नज़र उठाकर देखने की इज्जत नहीं देता। चाहत एकटक अर्नब की आंखें में देख रही थी। उसे अर्नब की बातों में एक जुजुन नजर आ रहा था। अर्नब ने उसके कंधे पर पल्लू रखते हुए उसे पलटाकर पीछे से उसे गले लगाते हुए शीशे में देखकर कहा, और बेसे आज परेशान कर लेने दो। मैं नहीं रहूंगा तो कौन परेशान करेगा तुम्हें। अर्नब की बात सुनकर चाहत के दिल में एक टीस सी उठती है। उसे लगाता है सैयद अर्नब अब उसे घर से बाहर निकलने के बाद उसे देखने तक का मौका चाहत के पास नहीं होगा, और अर्नब भी यही कहना चाहता हूँ उसे। पर जैसे अर्नब ने उसकी आंखें की भाषा पढ़ ली, इसलिए अगले ही पल उसने चाहत के गले पर चूमते हुए धीरे से कहा, एक मीटिंग के सिलसिले में सिंगापुर जाना है। चाहत ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर वो दुखी भी थी।
खुश इसलिए कि अर्नब उसे घर से नहीं निकाल रहा था और दुखी इसलिए क्योंकि अर्नब उसे दूर जा रहा था। अर्नब आज चाहत को खुद से एक पल भी दूर नहीं कर रहा था। वो बस चाहत की खुशबू को अपने जेहन में महसूस कर पागल हो रहा था। उसने चाहत को पलटाकर उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके होठ के करीब बढ़ने लगा। चाहत भी झुकी पलकों से अर्नब की बाहों में खड़ी थी। दोनों के होठ जुड़ पाते इससे पहले ही नोचे से आयान की आवाज आई, अगर रोमांस खत्म हो गया हो तो कोई इस भूखे और छोटे बच्चे को खाना खिला दो, क्योंकि तुम्हारे रोमांस से हम सिंगल लोगों का पेट नहीं भरेगा। उसकी आवाज सुनकर अर्नब रुक गया। उसकी आंखें गुस्से से बंद हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए दांत पीसते हुए कहता है, जाओ जाकर उस राक्षस को खाना खिलाओ। खाना खिलाकर उसका मुंह बंद करो। अर्नब के चिढ़ने से चाहत मुस्कुरा उठी, जैसे कह रही हो आप मुझे सता रहे थे ना, अब आपकी बारी है। अर्नब ने चाहत को देखकर गुस्से से कहा, अब जाओ भी वरना उन बंदरों की टोली यही कमरे में आ धमकेगी। चाहत मुस्कुराकर चली गई और अर्नब भी प्रेस होकर उसके साथ नीचे आया। नोचे अगल ही माहौल था। आयान और आदि थाली बजाकर खाना खाना चला रहे और समर्थ वो कान में हाथ दिए बैठा हुआ था। चाहत आई और किचन में चली गई। धीरे धीरे सारा खाना लेकर आई। आज खाना बनाने में काकी ने उसकी मदद की थी। तभी सबकी नज़र चाहत पर गई। आज चाहत ने एक पीले रंग की सिंपल साड़ी पहन रखी थी। आदि ने उसे देखकर कहा, अरे वाह चाहत, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो इस शादी में। उसकी तारीफ करने से अर्नब जलती निगाहों से उसे देखने लगा। वही चाहत का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि अर्नब ने उसे शादी जो पहनाई थी उसे भी जरूरी बात की अर्नब चाहत के लिए वो शादी लेकर आया था। अर्नब को और से चाहत के लिए ये पहला गिफ्ट था, इसलिए चाहत खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। वो तो आज खुशी से आसमान में उड़ रही थी। आज उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। लगा था तुम्हारे पति के पास बेहद पैसे आ गए, इसलिए तुम्हारे लिए आज शादी लेकर आया है। चलो जो भी है आदि के नालायक पोते को आई। आदि ने अर्नब आंखों में देखते हुए उसे सुनाते हुए कहा। अर्नब उसकी बात का कोई जवाब देता इससे पहले आयान ने फिर चिल्लाते हुए कहा, यार भूख से जान जा रही है मेरी, इसलिए तुम दोनों लधो मारो, जो करना है करो। खाना खाने के बाद तुम दोनों में से जो मरा होगा समर्थ और मैं उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। आयान की वजह से अर्नब का दिमाग पहले ही खराब, अब उसकी बात ऐसी लग रही थी जैसे एक चिंगारी हो। अर्नब उठा और चाहत के हाथ से खाने का बाउल लेकर सारा खाना उसकी प्लेट में उड़ेलते हुए गुस्से में कहता है, खा ले, जन्म को भूख है, आज सारा खाना तू ही खुश ले। चाहत तो अर्नब का गुस्सा समझ रही थी, पर बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा था। आयान कहता, यार बस कर, मैं इतना कब खाता हूँ, तू तो ऐसे कह रहा जैसे मेरी वजह से तुझे भूखा रहना पड़ा हो। उसके मुंह से ऐसे बात सुनकर एक पल के लिए अर्नब की नज़र चाहत पर चली गई, जो इस वक्त उसे नजरें चुराए खड़ी थी। अचानक अर्नब का फोन बज उठा तो अर्नब ने बाउल को टेबल पर रखते हुए अपने फोन को उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर अर्नब के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो चाहत से कहता है, मिठाई लेकर आओ। चाहत को समझ तो नहीं आया कुछ, पर फिर भी वो मिठाई लेकर आई तो समर्थ ने कहा, क्या हुआ अर्नब, तू गुस्से में था और अब इतना मुस्कुरा रहा है और अचानक मिठाई खिला रहा है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? अर्नब मुस्कुरा कर मिठाई खाते हुए कहा, जीत शुरुआत हुई है। किसकी तबाही का जमकर जश्न मनाना है आज। किसी को उसकी बात समझ नहीं आई, सब लोग उसे बस देखते ही रहे। समर्थ के फोन पर भी एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो वहां से उठकर चला जाता है। मैं इस लंकी से ज्यादा तुम्हें खुश कर दूंगी अर्नब, जितना चाहो उतना, और मौत की मिठाई। चाहत तो अर्नब का गुस्सा समझ रही थी, पर बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा था। आयान कहता, यार बस कर, मैं इतना कब खाता हूँ, तू तो ऐसे कह रहा जैसे मेरी वजह से तुझे भूखा रहना पड़ा हो। उसके मुंह से ऐसे बात सुनकर एक पल के लिए अर्नब की नज़र चाहत पर चली गई, जो इस वक्त उसे नजरें चुराए खड़ी थी। अचानक अर्नब का फोन बज उठा तो अर्नब ने बाउल को टेबल पर रखते हुए अपने फोन को उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर अर्नब के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो चाहत से कहता है, मिठाई लेकर आओ। चाहत को समझ तो नहीं आया कुछ, पर फिर भी वो मिठाई लेकर आई तो समर्थ ने कहा, क्या हुआ अर्नब, तू गुस्से में था और अब इतना मुस्कुरा रहा है और अचानक मिठाई खिला रहा है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? अर्नब मुस्कुरा कर मिठाई खाते हुए कहा, जीत शुरुआत हुई है। किसकी तबाही का जमकर जश्न मनाना है आज। किसी को उसकी बात समझ नहीं आई, सब लोग उसे बस देखते ही रहे। समर्थ के फोन पर भी एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो वहां से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद जब वो वापस आया तो उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो अर्नब को देखता है जो मुस्कुराए हुए उसे ही देख रहा था।
समर्थ उसके पास आकर कहता है, ये क्या है, क्या करके आए हो तुम। उसके ऐसे कहने पर अर्नब के बदले आयान ने उठकर उसके मुंह में मिठाई टूसते हुए कहा, वो बच्चा है जो तुमसे आकार सारी चीजों को कहेगा। तूने सुना नहीं, ये दानव मेरा मतलब अर्नब की इतना खुश है, उसे कोई डील मिली होगी, तू मिठाई खाना, गुठली छोड़ दे अर्नब के लिए। आदि ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, सस्ते साए, कम से कम मुहावरा तो ठीक से बोल ले, वो मिठाई नहीं होती, आम होता है। आयान ने दांत दिखाते हुए कहा, हम बिल्कुल सही पकड़े हैं। कहते हुए एक मिठाई उठाकर मुंह में रखने वाला होता है कि एक जोरदार आवाज आई, जैसे कहीं बम ब्लास्ट हुआ हो। आयान के हाथ से डर के मारे मिठाई नीचे गिर चुकी थी और वो आदि के पीछे छुपकर उसे कहता है, आदि कहाँ ब्लास्ट हुआ यार, कौन से बेवकूफ दुश्मन ने खाने के टाइम ब्लास्ट किया। दादी कहती खाने के टाइम डिस्टर्ब नहीं करते, सैयद गबार हैं साले, तभी इन्हें नहीं पता। आदि ने उसके सर पर मारते हुए कहा, ओ बेल बुद्धि, ये ब्लास्ट घर में नहीं बल्कि फोन में हुआ है। आयान सिर उठाकर देखता है तो आदि सही कह रहा था, ब्लास्ट फोन में हुआ था सैयद, कोई वीडियो चल रही थी। समर्थ ने मिठाई को जैसे तैसे निगलते हुए अर्नब से कहा, तेरा दिमाग खराब है, तूने भावना कपूर की गाड़ी उड़ा दी। आयान ने समर्थ की बात सुनकर कहा, तेरे मुंह में दही जमी थी, तू पहले नहीं बता सकता था कि शैतान की औलाद हमें किसी की मौत की मिठाई खिला रहा है भगवान मुझ निर्दोष प्राणी को माफ कर देना, बेसे मिठाई खाई तो नहीं है पर फिर भी हमको माफ कर दो। भावना कपूर का नाम सुनकर चाहत के हाथ से मिठाई गिर जाती, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अर्नब एक नज़र चाहत देखकर बड़े आराम से खाते हुए सबको देखते हुए कहता है, डोंट वरी, मरी नहीं है। अफसोस की बात है कि जिंदा जिंदा बच गई है, गाड़ी से बाहर थी ना इसलिए। सबने उसकी बात सुनकर एक राहत की सांस ली। तो अर्नब ने फिर कहा, पर ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि ट्रेलर के बाद तो पिक्चर आता ही है ना, तो बस ये एक ट्रेलर ही था, क्या पता अगली बार पिक्चर में वो या कोई और मेरे गुस्से की आग में राख हो जाए। अर्नब ये कह ही रहा था कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर आदि ने कहा, यार कहीं वो गुंडी तो नहीं आ गई ना, चलो अब कौन सा धमाका करके आई है ये देखते हैं। सब लोग बाहर गए तो बाहर एक लड़की खड़ी अर्नब को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, अर्नब अग्निहोत्री यानी मिस्टर हॉटी, मुझे लगा तुम्हें बाहर बुलाने के लिए मुझे कम से कम 10 गोलियां चलानी होगी, पर तुम तो बड़े कमजोर दिल के निकले, सिर्फ एक गोली की आवाज सुनकर दौड़े चले आए। नोट बैड। उसे देखकर अर्नब की आंखें में गुस्सा उतर आया, पर उसने जाहिर नहीं किया बल्कि भावना को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद मुस्कुरा कर कहा, आइए आइए साली साहिबा, आपका स्वागत है मेरे इस जन्नत में। भावना ने कहा, ओ प्लीज डोंट कॉल मी शाली साहिबा, जब मैं इस नौकरानी को अपनी बहन ही नहीं मानती तो इसका सवाल ही नहीं उठता। से मैंने सोचा नहीं था इस गूंगी की किस्मत इतनी अच्छी होगी। कहा इसे एक लड़का मिलना मुश्किल था और कहा चार लड़कों संग एक ही घर में। उसकी बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया और चाहत उसके आंखों आंसू आ गए। समर्थ ने उसे देखकर कहा, इस कोई शक नहीं मिस कपूर की तुम स्वयं कपूर की ही बेहूदगी का सबूत हो, जो तुम्हारे इन 10 किलो मेकअप और ये जिस्म को ढकने से ज्यादा उभर दिखाने वाले कपड़ों से, इसलिए तो खुद की तरह दूसरों को भी घटिया समझती हो। आयान ने कहा, बेसे जो भी कहो, इसके बाप ने क्या सोचकर नाम रखा है इसका भावना, पर दिल में बस को भावना ही भरी है इसके। भावना ने उन लोगों के करीब आते हुए कहा, बड़ा सती सावित्री समझते हो ना इस गूंगी को, पर वो है नहीं। फिर अर्नब के करीब जाकर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, तुम्हारी हॉटनेस मुझे पागल कर रही है। आई रियली वॉन्ट यू एंड आई एम श्योर मैं इस लड़की से ज्यादा तुम्हें खुश कर दूंगी अर्नब, जितना चाहो उतना। उसके ऐसे करेने से अर्नब ने उसकी कमर पकड़ ली, जिसे भावना के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। चाहत के दिल में इस वक्त क्या गुजर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। भावना इस वक्त अर्नब के बहुत करीब खड़ी थी। भावना दिखने में सुंदर थी और उससे ज्यादा उसके अट्रैक्टिव कपड़े, जो किसी को भी उसका दीवाना बना सकती थी। चाहत के आंखों में अब आंसू रुक नहीं रहे थे, वो बाहर से जाने लगी तो अर्नब ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाहत बार बार उसे अपना छुड़ाने लगी पर अर्नब छोड़ नहीं रहा था। तभी अर्नब ने चाहत को अपनी ओर खींचा पर अगले ही पल भावना को छोड़ दिया। भावना ने हाई हील्स पहन रखी थी, जिस वजह से अचानक संभाल नहीं पाए और मुंह के बल नीचे गिर गई। उसका मुंह कीचड़ में भर गया। उसे गिरते देख आयान, आदि और समर्थ को हंसी आ गई। अर्नब ने चाहत को पूरी तरह अपने बाहों में भरते हुए कहा, कहाँ चली तुम बिना क्लाइमैक्स देखे? तुम्हारी बहन ने सवाल किया मुझसे, तुम मुझे खुश कर पाती हो या नहीं? अब बताना तो पड़ेगा। साली साहिबा है हमारी, उनकी डिमांड कैसे पूरा ना करें हम? कहते हुए चाहत के गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसे बड़े पेशेनेट के साथ किस करने लगता है।
आदि, सामर्थ और आयान तीनों मुंह और आंख फाड़े उन दोनों को देख रहे थे क्योंकि कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि अर्नब ऐसा कुछ करेगा। वही भावना अपनी जलती हुई निगाहों से अर्नब और चाहत को देख रही थी। उसकी आंखें से अंगारे बरस रहे थे। तभी आदि ने उसके पास आकर उसके आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, मिस कपूर, ये गलत बात है, इसे किसी को ताड़ा नहीं करते। नजर लग जाएगी भाई, मैंने सुना है चुड़ैलों की नजर जल्दी लग जाती है। भावना ने उसके हाथ को हटाते हुए उठने की कोशिश की तो वो गिर गई। तब आयान बोल पड़ा, अरे मिस कपूर, इतना तो गिरी हुई हो कि अपनी बहन के पति के साथ सोने की बात कर रही हो, अब और कितना गिरोगी तुम। भावना ने अपनी बेइज्जती का घुट पीते हुए बौखला कर कहा, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को माफ नहीं करूंगी, मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी हूँ। तब समर्थ ने कहा कहते हुए, बेसे तुम चाहत को गूंगी कह रही थी पर अब खुद लंगड़ी बनकर कैसा लगा रहा है, अच्छा लग रहा होगा है ना। भावना गुस्से में पैर पटकते बाहर चली गई। उसे यूं कुड़ते देखकर सब हंसने लगे। चाहत तो बिना किसी की ओर देखे ही अंदर भाग गई। अर्नब चेहरे पर मुस्कुराहट थी। समर्थ ने अर्नब को देखकर कहा, अब क्या लिपस्टिक का टेस्ट कैसा लगा, और भावना का अपनी जान लेने की कोशिश। भावना ने अपनी बेइज्जती का घुट पीते हुए बौखला कर कहा, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को माफ नहीं करूंगी, मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी हूँ। तब समर्थ ने कहा कहते हुए, बेसे तुम चाहत को गूंगी कह रही थी पर अब खुद लंगड़ी बनकर कैसा लगा रहा है, अच्छा लग रहा होगा है ना। भावना गुस्से में पैर पटकते बाहर चली गई। उसे यूं कुड़ते देखकर सब हंसने लगे। चाहत तो बिना किसी की ओर देखे ही अंदर भाग गई। अर्नब चेहरे पर मुस्कुराहट थी। समर्थ ने अर्नब को देखकर कहा, अब क्या। अर्नब ने उसे देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहा, नाउ सेकंड स्टेज ऑफ अ प्लान बिगिंस। सबने एक साथ कहा, ओके सर। उन लोगों के ऐसे कहने पर अर्नब वहां से जाने लगा तो आयान ने पीछे से उसके गले में बाहें डालकर उसे रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ चले अर्नब बाबू, ये तो बताते जाओ कि आपको आपकी पत्नी का लिपस्टिक का टेस्ट लेगा, कहते हुए उसे शरारत से देखने लगा। तो समर्थ ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है कि टेस्ट कैसा लगा, चाहत इतनी स्वीट है, ऑफ कोर्स अच्छा ही लगा होगा, क्यों अर्नब। अर्नब ने उन दोनों को घूरा फिर कहा, जब तूने किस किया था तब मैंने पूछा था कि स्ट्रॉबेरी था या चेरी था। नहीं ना, तो तुझे क्यों बताओ, तुझे इतना जानने का शौक है तो ढूंढ अपनी मिस इंडिया को, वो तुझे बहुत करीब और डीपली बता देगी। अर्नब की बात सुनकर समर्थ और आदि की हंसी छूट गई। दोनों हंसने लगे। आयान का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। अर्नब घर के अंदर चला गया पर यह सच था कि आयान की बात ने कुछ तो इफेक्ट किया था, जिस वजह उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे उसने इन तीनों छुपा लिया। वही अर्नब को जाते देखकर आयान ने उसके पीछे से गुस्से में उसे मुक्का दिखाते हुए कहता, इसकी तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि चाहत की जगह इस दानव अर्नब की आवाज चली जाती तो अच्छा होता हो। समर्थ ने कहा, यार गुस्सा मत कर, चल छोड़ना, चल अब यही रात काटने का इरादा है क्या। तीनों जाने लगे तो आदि ने कहा, बेसे आयान, अर्नब ने कहा तो सही है, जब तेरी मिस इंडिया मिल जाए तो हमें भी बता देना, कहते हुए उसे देखकर आंख मार देता है। आयान उसके पीछे भागते हुए कहता है, रुक साले, तुझे मैं अभी बताता हूँ, कहते हुए उसके पीछे भागता है तो आदि उसे बचते हुए घर के अंदर भाग जाता है। अर्नब का कमरा। अर्नब कमरे में आता है पर उसे चाहत कहीं नहीं दिखती तो वो बालकनी में जाते हुए देखता है तो चाहत अपने घुटनों में सर छुपाकर रो रही थी। अर्नब को पहले कुछ समझ नहीं आता पर फिर भी वो उसके पास बैठ जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अर्नब को चाहत की सिसकने की आवाज आई तो पता नहीं क्यों अर्नब को अच्छा नहीं लगता। वो खुद से कहता है, ये रोंदू हमेशा बस रोती ही रहती है, कहीं मेरा बेबी भी इसकी तरह रोंदू हुआ तो नहीं। नहीं, मैं उसे अपनी तरह बनाऊंगा, इंटेलिजेंट, इसकी तरह रोंदू। पर ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उफ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उप से ये रोंदू, पहले मैं इसे चुप करवाता हूँ वरना रो रो कर बाढ़ ले आएगी। उसने चाहत को एक नज़र देखकर उसके कंधे पर टैप किया पर चाहत ने उसकी ओर देखा ही नहीं। अर्नब ने मुंह बना लिया फिर उसे टैप किया पर फिर चाहत ने नहीं सुना तो अर्नब ने इस बार हिलाते हुए कहा, अगर रोना धोना हो गया हो इधर भी देख लो। उसकी आवाज़ सुनकर चाहत पहले तो हड़बड़ा गई, फिर अपनी भरी आंखों से सुबकते हुए मासूम नजरों से अर्नब की ओर देखने लगी। तो अर्नब ने कहा, बेसे एक बात बताओ, तुम तो रो क्यों रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहन का मुझे ऑफर करना अच्छा नहीं लगा। डॉट डॉट। उसके ऐसे कहने पर चाहत इधर उधर देखने लगती है तो अर्नब मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। चाहत की गोरी स्किन रोने की वजह से पूरी तरह लाल हो गई थी।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। अर्नब को उसे देखते हुए प्यार करने का मन कर रहा था, फिर भी उसने खुद को रोकते हुए चाहत देखकर कहा, बेसे एक बात बताओ, तुम इतना आंसू लाती कहाँ से हो? फिर उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, हर बात सोल्यूशन रोना नहीं होता, कभी कभी डटकर सामना करना पड़ता है। तुमने सैयद जिंदगी नहीं देखी, जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती, बल्कि हर वक्त हमारा इम्तिहान लेती है और हर इम्तिहान को रोकर जीता नहीं जा सकता ना, क्योंकि हमारे आंखों से निकलते हर आंसू हमें दुनिया वालों की नज़र में कमज़ोर बना देते हैं। माना कि मैं तुमसे नफरत ज़रूर करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी उस कैरेक्टरलेस बहन का ऑफर एक्सेप्ट कर लूं। अर्नब की बात समझते हुए अब चाहत का रोना बंद हो चुका था। नफरत करते करते सैयद अब धीरे धीरे प्यार होने लगा था। साथ रहते रहते अर्नब अब चाहत को धीरे धीरे समझने लगा था। अर्नब ने अपने पॉकेट से कुछ निकल कर चाहत के सामने किया तो चाहत चेहरा खुशी खिल उठा। अर्नब के हाथों में चॉकलेट थी। चाहत खुशी से चॉकलेट निकलकर खाने लगी तो अर्नब ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। पर अचानक बारिश होने लगी जिसे चाहत और अर्नब थोड़ा सा भीग गए, पर अगले ही पल अर्नब चाहत को बाहों में उठाते हुए कमरे में ले गया। आज की बारिश में कुछ मीठा सा एहसास था जो अर्नब और चाहत पर बरस रहा था। दूसरी तरफ प्रिशा का अपार्टमेंट। जब समर्थ प्रिशा को कंपनी में नहीं मिलता तो वो आदि को कॉल कर झूठ मूठ का बहाना बनाकर उसे समर्थ का नंबर निकलवा लिया था। वो काफ़ी बार समर्थ को कॉल करती है पर समर्थ बिल्कुल भी नहीं उठता था। प्रिशा बार बार उसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल करती रहती है। कपूर मैंशन। आज पूरा कपूर मैंशन भावना की गुस्से के आगे जल रहा था। भावना अपनी हुई बेइज्जती का कैसे भी कर बदला लेना चाहती थी। वो इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी। उसने घर की सारी चीज़ें उठाकर फौज पर पटक पटक थोड़ रही। उसे इतना गुस्से में देखकर स्वयं उसके पास आकर उसे उसके बाजू से पकड़कर कहता है, तुम पागल हो गई प्रिंसेस, क्या कर रही हो ये? भावना की आंखें में इस वक्त अंगारे। उसने स्वयं का हाथ लगभग झटकते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को आई डोंट नो एनीथिंग डैड, आई जस्ट वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम द ब्लेडी अर्नब फॉर माई इंसल्ट, अदरवाइज आई विल किल माई सेल्फ। कहते हुए उसने फ्रूट नाइफ उठाकर अपने गले पर रख लिया। स्वयं उसे देखकर बिल्कुल डर गया। उसने उसे रोकते हुए कहा, प्रिंसेस मेरी बात सुनो, तुम तो पापा की प्रिंसेस हो ना, तो तुम खुद की जान कैसे ले सकती हो? प्लीज़ वो नाइफ फेंक दो, प्लीज़ तुम्हें लग जाएगी। तभी हिमानी ने पीछे से आकर भावना के हाथ से चाकू छुड़ाते हुए उसे थापड़ रसीद कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जान लोगी आपनी तुम, वो भी उस अर्नब के लिए। भावना ने चिल्लाते हुए कहा, हम ले लूंगी आपनी। आपको पता है उसने मेरी कितनी बेइज्जती की है, मेरे मुंह पर कीचड़ उछाला है, मुझे भावना कपूर को उस नौकरानी के लिए रिजेक्ट किया, तो आप क्या चाहती है यूं ही जाने दूं उसे? अरे कहाँ वो नौकरानी और कहाँ मैंने उसे ऑफर किया तो उसने मेरे आंखों के सामने उस नौकरानी को किस करके मेरी इंसल्ट की। हिमानी ने उसे देखकर कहा, डोंट वरी बेटा, औरत चाहे तो एक मर्द को कैसे भी काबू कर सकती है, तो ये अर्नब क्या चीज़ है? और कब तक बचेगा ये तुम्हारे हुस्न से? फंसना तो उसे तुम्हारे हुस्न के जाल में ही है। मेरे पास एक ऑडिया है जिसे अर्नब चाहे कितनी ही कोशिश क्यों करे पर चाह कर भी तुमसे बच नहीं पाएगा। हिमानी ने कहना शुरू किया तो भावना ने कहा, मोम क्या आपको लगता है ये प्लान दोबारा काम करेगा? क्योंकि आपका ये प्लान पहले ही फेल हो चुका है। हिमानी ने गुस्से में घूरते हुए कहा, मेरा प्लान तुमने फेल किया, भूल गए तुम उस दिन अर्नब की जगह किसी और के साथ थी, क्योंकि तुमने उस आदमी को अर्नब समझ लिया था, जबकि मेरा प्लान बिल्कुल सही था। मैंने अर्नब को ड्रग्स तक दे दिया था, पर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम किसी और कमरे चली गई। बट डोंट वरी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार तुम्हें अर्नब मिलकर रहेगा। भावना ने खुशी से हिमानी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मोम, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कहते हुए वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे आई और खुशी से कपड़े बदलने लगी, पर तभी उसे एहसास हुआ उसके कमरे में कोई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, उसके बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने कपड़े बदले और जाकर बालकनी का दरवाजा अंदर से बंद दिया। उसने अपने कमरे में रखे छोटे से फ्रीजर से अपने लिए रेड वाइन निकलकर चेयर पर बैठे हुए पीने लगी। उसने ग्लास टेबल रखा और अर्नब के बारे में सोचकर खुश होने लगी, पर जैसे ही उसने अपना ग्लास उठाया वो बिल्कुल खाली था। अरे ये खाली कैसे हो गया, उसने खुद से कहा और दोबारा ग्लास को भरकर पीने लगी। उसने फिर से ग्लास टेबल पर रखा और अपने लिए कुछ और लाने के लिए मुड़ी। वो वापस आई तो देखा ग्लास फिर खाली था। वो फिर आकर बैठ गई, पर जब ये सब एक और बार हुआ तो वो घबरा गई। उसने उठते हुए हल्की नसीली आवाज में आगे बढ़कर इंडेक्स फिंगर सामने दिखाते हुए कहा, कौन है?
मैंने पूछा कौन है यहाँ, बाहर निकाल। उसने इतना ही कहा था कि किसी ने उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, इट्स मी। उसकी आवाज़ सुनकर भावना घबरा गई। उसने उसे तुम यहाँ, वो भी मेरे कमरे में, तुम छोड़ो मुझे कहते हुए उसकी पकड़ से छूटने लगी। पर उस आदमी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके गले में अपना मुंह छुपाते हुए किस करते हुए कहा, क्या बात है बेबी। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम तो मुझे बड़ी जल्दी पहचान गई। लगाता है उस रात कहानी आज भी तुम्हारे जेहन में जिंदा है। भावना को उसकी गर्म सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे उसके आगे आकर भावना को अपने करीब करने लगा। भावना डरी हुई नजरों से उसे देखने लगती है। भावना डरते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगी तो वो आदमी मुस्कुराए हुए आगे बढ़ता जा रहा था। भावना पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। वो आदमी दीवार के दोनों तरफ हाथ रखते हुए भावना को जाने रोक लेता है और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगता है। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा बड़ा पार्ट दिया है, आप सब कमेंट कर ज़रूर बताना पार्ट कैसा लगा और लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज दे। साथ ही मेरी बाकी कहानी ये मन तेरा जोगिया और रफ्तार दो अनजान दिलों का भी पढ़े और उन्हें भी अपना प्यार दे। संभव की हैबानियत और जबरदस्ती और थापड़। उसकी आवाज़ सुनकर भावना घबरा गई। उसने उसे तुम यहाँ, वो भी मेरे कमरे में, तुम छोड़ो मुझे कहते हुए उसकी पकड़ से छूटने लगी। पर उस आदमी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके गले में अपना मुंह छुपाते हुए किस करते हुए कहा, क्या बात है बेबी। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम तो मुझे बड़ी जल्दी पहचान गई। लगाता है उस रात कहानी आज भी तुम्हारे जेहन में जिंदा है। भावना को उसकी गर्म सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे उसके आगे आकर भावना को अपने करीब करने लगा। भावना डरी हुई नजरों से उसे देखने लगती है। भावना डरते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगी तो वो आदमी मुस्कुराए हुए आगे बढ़ता जा रहा था। भावना पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। वो आदमी दीवार के दोनों तरफ हाथ रखते हुए भावना को जाने रोक लेता है और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगता है। वो आदमी भावना के बहुत करीब आकर उसकी कमर को पकड़ते हुए अपनी गर्म सांसें उसके ऊपर छोड़ते हुए कहता है, हेलो मिस कपूर, कैसी है आप? आई होप आपने मुझे ज़्यादा मिस नहीं किया। वैसे मुझे नहीं लगा था तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान जाओगी। लगाता है जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था, ठीक वैसी तुम भी मेरे लिए तड़पी हो। आई एम रियली सॉरी बेबी। उसी रात ही मुझे ऑस्ट्रेलिया निकालना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, बट डोंट वरी, नाउ आई एम ओनली योर्स। भावना उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एवरीथिंग दैट हैपेंड बिटवीन अस दैट नाइट वाज जस्ट अ मिस्टेक। फॉरगॉट एवरीथिंग एंड गो, आई विल कॉल गैड्स। भावना के ऐसे कहने पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो भावना को दीवार से सटाकर अपनी पकड़ उसके जबड़े पर कसते हुए कहता है, अपना दिमाग, आंख, कान, नाक सब कुछ खोलकर सुन लो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरा नाम संभव चौहान है और मुझे ना सुनने से नफरत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी, मैं नहीं गया था तुम्हारे पास। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पास आएगी, मेरा यूज करोगी और मुझे छोड़कर चली जाओगी? और मैं जाने दूंगा? कभी नहीं मिस कपूर। तुम आई थी अपनी मर्जी से, पर जाएगी सिर्फ मेरी मर्जी से। आज से तुम जब भी अपनी आंखें खोलेगी तो सिर्फ मुझे पाएगी, और अगर किसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उस दिन मेरी सज्जा के लिए तैयार रहना। सज्जा ऐसी होगी कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। इस गलती से भी कोई गलती मत करना। कहते हुआ वो उसे हल्का से बाइट करते हुए उसे दूर होता है। पर अगले ही पल भावना उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। संभव का मुंह एक तरफ झुक जाता है। भावना की थापड़ मारने से संभव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भावना उसे देखते हुए कहती है, तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर हक जताने के। तुम लाइफ को कैद करने वाले कोई नहीं होते, समझे तुम? और मैं प्यार सिर्फ अर्नब से करती हूँ। उसे पाने के लिए जमीन तो बल्कि आसमान को भी एक कर सकती हूँ। इसलिए बेहतर होगा तुम मेरे रास्ते में ना आओ। उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस इसलिए था क्योंकि मैंने तुम्हें अर्नब समझकर तुम्हारे साथ वो सब किया था, वरना तुम्हारी ओर से बहुत ऊपर की चीज़ है भावना कपूर। अब निकलो यहाँ से। संभव ने उसे देखकर कहा, तुम उस अर्नब के लिए मुझे छोड़ना चाहती हो जिसने तुम्हें इतना बेइज्जत कर घर से निकाल दिया? वाह मिस कपूर, तुमने उसके लिए मुझे थापड़ मारा। मैंने कहा था ऐसी गलती मत करना, बट तुम्हें समझ नहीं आया। नाउ इट्स टाइम फॉर पनिशमेंट। ताकि आज जो मेरी बात न मानने की गलती तुमने की है वो गलती जिंदगी में दोबारा कभी ना करो। कहते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लेता है।
भावना उसे झूठने के लिए चिल्लाती है, उसके कंधे पर मारने लगती है, पर इन चीजों का संभव पर कोई असर नहीं होता। वो भावना को बेड पर पटक कर खुद अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। भावना उसे ऐसा करते देखकर डरते हुए कहती है, संभव प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। आई एम सॉरी संभव, प्लीज फॉरगिव मी। संभव उसके करीब आकर उसके गले पर चूमते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ शादी का ऑफर देने आया था, पर यहाँ आकर पता चला तुम तो किसी और के ख्वाबों में खोई हो और बाहर तुमसे मिलने के लिए तड़पता रहा। उसका क्या, और बे से भी शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी, फिर क्या फर्क पड़ता है हम आपने ये नाइट अभी बिताए या शादी के बाद। भावना रोते हुए उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, पर मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना, और न ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। संभव उसे बेड पर धक्का देते हुए कहता है, ये तो तुम्हें मेरे करीब आने से पहले सोचना चाहिए था, जब तुमने मुझे खुद अपने पास आने की इजाजत दी थी। बे से भी उस अर्नब में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। हम फिर प्यार से उसके गाल को अपने गाल से रब करते हुए कहता है, भावना तुम समझ क्यों नहीं रही हो, नहीं रह पा रहा तुम्हारे बगैर, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे तुम्हारे साथ बिताए वो पल नजर आते हैं। प्लीज भावना मुझे समझने की कोशिश करो। पर भावना तो जैसे कुछ समझने को ही तैयार नहीं थी। उसने उसे देखते हुए कहा, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और न ही मुझे तुमसे शादी करानी है। जब संभव के इतना समझने पर भी भावना को समझ नहीं आता तो संभव को गुस्सा आ जाता है। वो भावना को जबरदस्ती किस करने लगता है। भावना उसे खुद से दूर करने के लिए उसे मारने लगती है, पर फिर संभव पर उसका कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं था कि संभव अपने गुस्से को काबू में नहीं करना चाहता था, पर उसे अर्नब से जलन और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भावना ने उसे बस अर्नब के लिए रिजेक्ट किया था जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। देखा जाए तो दोनों एक ही नाव में सवार दो मुसाफिर थे। देखना यह था कि दोनों की राहें मिलती है या संभव की हरकत उन्हें मिलने के बजाय जुड़ा कर देती है। जब भावना के इतने कोशिश के बाद संभव उसे नहीं छोड़ता तो वो कोशिश करना छोड़ देती है। कुछ देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। भावना आंखें दर्द से बंद हो जाती है, उसके आंखें से आंसू गाल पर लुढ़क जाते हैं। थोड़ी देर बाद भावना की सिसकियां वहां गूंजने लगती हैं। धीरे धीरे भावना की आंखें बंद हो रही थी, मानो संभव का ये टॉर्चर उसके बस के बाहर हो, और संभव उसे पता ही नहीं चलता कि वो प्यार जताते जताते कब जबरदस्ती पर उतर आया था। तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो बेबी। संभव के इतना समझने पर भी भावना को समझ नहीं आता तो संभव को गुस्सा आ जाता है। वो भावना को जबरदस्ती किस करने लगता है। भावना उसे खुद से दूर करने के लिए उसे मारने लगती है, पर फिर संभव पर उसका कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं था कि संभव अपने गुस्से को काबू में नहीं करना चाहता था, पर उसे अर्नब से जलन और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भावना ने उसे बस अर्नब के लिए रिजेक्ट किया था जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। देखा जाए तो दोनों एक ही नाव में सवार दो मुसाफिर थे। देखना यह था कि दोनों की राहें मिलती है या संभव की हरकत उन्हें मिलने के बजाय जुड़ा कर देती है। जब भावना के इतने कोशिश के बाद संभव उसे नहीं छोड़ता तो वो कोशिश करना छोड़ देती है। कुछ देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। भावना आंखें दर्द से बंद हो जाती है, उसके आंखें से आंसू गाल पर लुढ़क जाते हैं। थोड़ी देर बाद भावना की सिसकियां वहां गूंजने लगती हैं। धीरे धीरे भावना की आंखें बंद हो रही थी, मानो संभव का ये टॉर्चर उसके बस के बाहर हो, और संभव उसे पता ही नहीं चलता कि वो प्यार जताते जताते कब जबरदस्ती पर उतर आया था। अगली सुबह भावना का कमरा। भावना की आंखें खुली तो उसने अपने करीब संभव को पाया, जो इस वक्त शर्तले सा उसके बगल में सोया हुआ था। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। कल रात का मंजर याद करते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। उसे संभव से घिन आने लगी। उसके आंखों में समर्थ के लिए सिर्फ नफरत झलक रही थी और साथ में चाहत के लिए भी, क्योंकि अगर चाहत इस वक्त अर्नब के साथ नहीं होती तो अर्नब सिर्फ उसका होता। उसे लग रहा था चाहत ने उसे उसके प्यार को छीन लिया, जैसा कि उसे स्वयं ने बताया था। पर चाहत ने अर्नब से शादी क्यों की? अर्नब के दादा दादी के चाहत का हाथ मांगने पर स्वयं ने क्यों चाहत का हाथ दे दिया? असल बात तो चार लोगों पता थी, स्वयं, हिमानी, दादा और दादी। भावना के बहते आंसू जब संभव के गाल पर पड़े तो संभव की आंखें खुलने लगी। वो भावना के ऊपर आ गया, उसके आंसू को अपने फिंगर से साफ करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी। मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता था, पर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। भावना ने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? तो मेरी एक शर्त है, भावना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। संभव ने उसकी आंखें में देखते हुए उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, नॉट बैड,
तुम भी मेरी तरह घाटे का सौदा नहीं करती। बोलो, क्या शर्त है? तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं मैं। भावना ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें अर्नब से मेरी बेइज्जती का बदला लेना होगा। जितनी बेइज्जती उसने मेरी की उसकी भरपाई तुम्हें उसे बर्बाद करके लेना होगा। संभव ने उसे दिखते हुए कहा, यूं मीन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप का काम आसान कर दूं, उसे बचा लूं, वो भी अर्नब से। भावना उसे देखने लगती है तो संभव मुस्कुरा कर कहता है, डोंट लुक मी अदरवाइज आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। भावना ने उसे धक्का दिया तो संभव ने खड़े होते हुए कहा, कल मैं कोर्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगा, टाइम पर आ जाना। कहते हुए वहां से जाने लगा तो भावना भी अपने कपड़े उठाने लगी तो संभव ने वापस उसके हाथ से कपड़े छुड़ाते हुए कहा, रहने दो ना, तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो बेबी। कहते हुए आंख मारकर चला गया। उसके जाते ही भावना ने पिलो फेंकते हुए कहा, गुलाटी मारने वाला बंदर। ओ गॉड, शादी के बाद क्या होगा मेरा? कहते हुए पैर पटक कर बाथरूम में चली जाती है। फिर आईने के सामने अपने आप को देखती है जिसके बदन पर सिर्फ लव बाइट नजर आ रही थी, जिसे देखकर उसकी मुठिया कस जाती है। वो गुस्से से किसी को कॉल करते हुए कहती है, मुझे उसकी हर एक खबर दो और साथ ही वो काम जल्दी हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, ओके मैम। दूसरी तरफ जन्नत बिला। अर्नब आज सुबह सुबह ही कहीं जाने की तैयारी में था। चाहत उसके लिए उसका ब्रेकफास्ट उसके कमरे में लेकर आई थी, पर आज उसका मूड ठीक नहीं था। अर्नब उसे छोड़कर सिंगापुर जो जा रहा था। अर्नब इतना ज्यादा बिजी था कि उसे चाहत के आने का एहसास भी नहीं होता। चाहत भी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी तो अर्नब ने उसे रोककर कहा, जा रही हो तो कुछ बोलकर जाओ। चाहत ने घूर कर देखा तो अर्नब ने कहा, अब मैं क्या करूं? तुम पास आना भी चाहती हो और दूर भी, इसलिए मेरी क्या गलती है? चाहत को गुस्सा आया तो वो जाने लगती है, पर अर्नब उसे खींचकर अपने करीब लाते हुए उसके बालों में सर छुपाते हुए कहता है, रुको ना, थोड़ी देर बाद तो बेस से भी चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चाहत उदास सी खड़ी हो गई, चुपचाप उसकी बाहों में खड़ी रही। अर्नब ने उसे खुद की ओर पलटा कर उसके चेहरे देखते हुए कहता है, डोंट वरी, जल्द जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। अर्नब खुद नहीं जानता था कि वो ये सब चाहत से कह रहा था, जिसे वो नफरत करता था या प्यार। अर्नब ने चाहत को देखा जो उदास आंखों से पलके चुकाए खड़ी थी। अर्नब उसे देखते हुए मुस्कुरा है, उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए उसके होठों के करीब ले जाने लगा। तभी आयान ने आते हुए कहा, अर्नब तेरी फ्लाइट। वो कहते हुए रुक गया। वो मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग कंटिन्यू करो, हम मैं इंतजार करता हूँ। कहते हुए नोचे भाग जाता है। चाहत अर्नब को चिढ़ते हुए देखकर मुस्कुरा उठी तो अर्नब ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है क्यों? अर्नब को गुस्से में देखकर चाहत चुप हो गई तो अर्नब ने उसे देखते हुए उसकी कमर पर चिकोटी काटते हुए भाग गया। चाहत अपनी कमर सहलाते हुए हैरानी से उसे देखने लगती है। अर्नब नीचे आता है तो सब लोग मिलकर अर्नब को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। चाहत जाकर पीछे बैठती है। वही अर्नब उसके पास जाने लगा तो आयान ने कहा, अरे अर्नब तू जाकर आगे बैठना, तुझे एयरपोर्ट जाना है, मुझे थोड़ी, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। अर्नब उसको धक्का देते हुए पीछे बैठ जाता है। आयान उसे देखकर मुंह बनाते हुए आगे जाता है। गाड़ी आगे एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगती है कि अचानक उनके आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। चाहत डर से अर्नब से चिपक जाती है। अर्नब उसे अपनी बाहों में भर लेता है, बचाए सर, वरना ये ठरकी वकील हमारी इज्जत लूट लेगा। अर्नब को गुस्से में देखकर चाहत चुप हो गई तो अर्नब ने उसे देखते हुए उसकी कमर पर चिकोटी काटते हुए भाग गया। चाहत अपनी कमर सहलाते हुए हैरानी से उसे देखने लगती है। अर्नब नीचे आता है तो सब लोग मिलकर अर्नब को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। चाहत जाकर पीछे बैठती है। वही अर्नब उसके पास जाने लगा तो आयान ने कहा, अरे अर्नब तू जाकर आगे बैठना, तुझे एयरपोर्ट जाना है, मुझे थोड़ी, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। अर्नब उसको धक्का देते हुए पीछे बैठ जाता है। आयान उसे देखकर मुंह बनाते हुए आगे जाता है। गाड़ी आगे एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगती है कि अचानक उनके आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। चाहत डर से अर्नब से चिपक जाती है। अर्नब उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सब लोग अचानक इस चीज से घबरा जाते हैं। चाहत तो डरकर अर्नब से चिपकी हुई थी। अर्नब बाहर जाने लगा तो चाहत ने उसका हाथ कसकर थाम लिया पर उसे जाने नहीं दिया। आदि ने उसे कहा, तू रुक, मैं देखता हूँ। आदि बाहर निकले लगा तो देखा चीरू हल्का जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे हल्की सी चोट आई थी। उसे इस हाल में देख आदि और बाकी सब भी भागकर उसके पास गया और उसे कहा, चीरू तू ठीक है? ये सब कैसे हुआ? चीरू ने दर्द से कराहते हुआ कहा, सर लगाता है किसी ने आपकी गाड़ी में बम लगाया था। आपकी गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा था तो मैं उसे ठीक करवाने ले गया।
मैं उसी को सही करके आपके पास लेके आ रहा था कि मैंने शीट के नीचे बम देखा और गाड़ी से खुद गया। गाड़ी पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। चाहत ने चीरू के बहते खून देखे तो उसने अपनी साड़ी को फाड़कर उसकी बाजुओं में बांध दिए ताकि उसके बहते खून रुक जाए। आदि ने अपना रुमाल निकाला कर उसके माथे बह रहे खून को साफ किया। पर पता नहीं अर्नब क्या हुआ, उसने अचानक चीरू को चांटा लगा दिया। सब उसे देखने लगे तो अर्नब ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं पैदल एयरपोर्ट आता दिखाई दिया? जो तुम मुझे मेरी गाड़ी देने आए थे, अगर अभी तुम्हारी जान चली जाती तो? इस गधे को मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज किस गधे ने बनाया? तो सबकी नज़र आदि पर चली गई। सबने आदि को देखा तो चाहत भी बिना कुछ सोचे समझे आदि को देखने लगती है। तो आदि ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो दादी ने कहा था और तब मुझे क्या पता था ये इतना बड़ा गधा निकलेगा। फिर चिरू को डांटते हुए कहता है, सच में तू गधा है क्या? चाहत को आदि और अर्नब दोनों पर इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि चीरू को चोट लगी और ये बच्चों की तरफ बिहेव कर रहे थे। चाहत ने गुस्से से दोनों को घूरा तो दोनों चुप हो गए। तब तक समर्थ ने दूसरी गाड़ी मान वाली थी। चीरू को उसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचे तो देखा कि अर्नब की फ्लाइट का लास्ट अनाउंसमेंट हो रहा था। समर्थ ने उसे देखते हुए कहता, अर्नब जल्दी जा, लास्ट अनाउंसमेंट है तेरे फ्लाइट की। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अर्नब तेजी से भागने लगा तो उसे भागता देखकर आयान ने हंसते हुए कहा, ये आज भी नहीं सुधरा। तुम्हें पता है चाहत ये कॉलेज में भी लेटलफिट के नाम से मशहूर था। हम वो अलग बात है कि कोई इसके गुस्से की वजह से बोलता नहीं था, लेकिन बेचारे ने कॉलेज में गुस्से की वजह से इतने झंडे गाड़े हैं कि स्टूडेंट्स इसे टीचर्स भी डरा करते थे। वो ये बोल ही रहा था तभी आदि सामने देखता हुआ कहता है, ये अंदर जाने विजय वापस क्यों आ रहा है? उसके ये कहने पर सबकी नज़र सामने की ओर गई जहां अर्नब भागता हुआ आ रहा था। अर्नब उन लोगों के पास आया इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। अर्नब ने जल्दी से चाहत को किस किया और एक जोर का गुस्सा आयान को जड़ते हुए वहां से भाग गया। आयान ने अपनी पीठ से हिलाते हुए कहा, साले कमीने, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे डील ना मिले, तुझे किसी गोरी मैम के बॉयफ्रेंड से लात पड़े, तू उजड़ा चमन बनकर वापस आए। आयान ने जी भरकर अर्नब को गाली दी तो चाहत को गुस्सा आ गया। उसने जोर से आयान के पैर पर मारा और जाकर गाड़ी में बैठ गई। आयान दर्द से फिर करहा उठा। उसने चाहत देखते हुए रोनी सूरत बनाते हुए कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी एक ही थाली के चटे बटे हो। आदि ने उसे कहा, ओए नौटंकी चल, या तू पैदल आने की सोच रहा है? आयान जल्दी जाकर बैठ जाता है। ऑफिस। चाहत को घर छोड़कर तीनों ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस आते ही वो रिसेप्शनिस्ट समर्थ से कहती है, सर आज भी बोलन कि आपसे मिलने की जिद कर रही थी, बहुत मुश्किल से उसे यहाँ से भेजा है मैंने। समर्थ ने कहा, इट्स ओके, उसे कुछ भी कहकर भेज दो, कह देना कि मैं बिजी हूँ। वो लड़की कहती है, ओके सर। समर्थ बाहर से चला जाता है। वही आदि उस लड़की के पास आते हुए कहता है, हाय लीना, तुम समर्थ के साथ कोई फ्लर्ट कर रही हो क्या? देखो ऐसा कुछ सोच रही हो तो ब्रेक लगा दो क्योंकि वो तुम्हें नहीं पटवाला। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे सर आप गलत समझ रहे हो सर, बल्कि एक लड़की है जो रोज सर से मिलने आती है, घंटों घंटों उनका इंतजार करती है, पर सर है कि उसे मिलना ही नहीं चाहते। मैंने सर को पहले कभी ऐसे किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा, पर पता नहीं क्यों मेरे इतना कहते पर भी सर ने आज भी इनकार कर दिया। आदि ने हैरत से कहा, क्या लड़की और वो भी समर्थ से मिलने? ओके डोंट वरी, मैं बात करता हूँ उसे। एंड गुड न्यूज फॉर यू, तुम्हारा साथ देने कोई आ रहा है जो तुम्हारा काम आसान कर देगा। लीना आदि की बात सुनकर बस मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ मैरिज रजिस्टर ऑफिस। संभव कब से मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर खड़ा भावना का इंतजार कर रहा था, पर भावना अब तक नहीं आई थी। संभव को गुस्सा आने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहता है, भावना कपूर, अगर तुम 5 मिनट में यहाँ नहीं आई तो कल सुबह तक पूरे कपूर परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर बंदर चौहान। ये आवाज सुनकर संभव पलटा तो भावना खड़ी थी। उसने ऊपर नीचे तक भावना को देखा तो एक क्रॉप टॉप और शर्ट स्कर्ट पहन रखा था। संभव ने घूरते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, तुम शादी करने आई हो या कोई नाइट क्लब दामेद? भावना ने उसे घूरते हुए कहा, दैट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर बंदर चौहान, नाउ लेट्स गो फॉर आवर सो कॉल्ड वेडिंग। संभव ने उसे गुस्से से घूरा और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं एक नौजवान लड़का चेयर से टेक लगाकर घोड़े बेचकर सो रहा था। दोनों अंदर आए। संभव ने अपने असिस्टेंट को देखकर कहा, जाओ इस कुंभकर्ण को उठाओ, और ये तो खुद बच्चा है, ये करवाएगा हमारी शादी। असिस्टेंट यानी कृषु ने कहा, हम उठता हूँ।
कहते हुए उसे बुलाता है तो वो लड़का नींद में कृषु का हाथ पकड़ कर कहता है, हाय जाने मन, तुम्हारे मुलायम कोमल हाथ जब बदन को छूता है तो माँ कसम बड़ी मिचमिची सी मच जाती हमारे अंदर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मन करता है कि तुम्हें आपने बाहों में भर कर खूब प्यार करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना कि तुम कहते हुए उसे बाहों में भरने को हुआ कि कृषु ने चिल्लाते हुए कहा, सर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सर बचाए वरना ये थर की वकील हमारी इज्जत लूट लेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमें कुंवारा ही खुदकुशी करनी होगी, अपनी होने वाली चुनु मुनु की माँ को क्या ही मुंह दिखाएंगे सर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमने आपके लिए जान देने की बात की थी, इज्जत देने की नहीं सर। जगाए इस ठरकी को सर। कृषु रोते हुए संभव से कहता है। वही भावना को ना चाहते हुए भी हंसी आ रही थी। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। और संभव वो तो भावना पर पहले से ही दीवाना था तो कैसे नहीं खोता। वो खोया था कि उसे कृषु की कोई बात जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो खोया हुआ था बेचारा कृषु अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगा जा रहा था। मुझे ताड़ने से फुर्सत मिल गया हो तो जाकर रोको उनकी होने वाली सुहागरात को। और बंदर चौहान वैद्य चुड़ैल कपूर असिस्टेंट यानी कृषु ने कहा, हम उठता हूँ। कहते हुए उसे बुलाता है तो वो लड़का नींद में कृषु का हाथ पकड़ कर कहता है, हाय जाने मन, तुम्हारे मुलायम कोमल हाथ जब बदन को छूता है तो माँ कसम बड़ी मिचमिची सी मच जाती हमारे अंदर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मन करता है कि तुम्हें आपने बाहों में भर कर खूब प्यार करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना कि तुम कहते हुए उसे बाहों में भरने को हुआ कि कृषु ने चिल्लाते हुए कहा, सर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सर बचाए वरना ये थर की वकील हमारी इज्जत लूट लेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमें कुंवारा ही खुदकुशी करनी होगी, अपनी होने वाली चुनु मुनु की माँ को क्या ही मुंह दिखाएंगे सर। हमने आपके लिए जान देने की बात की थी, इज्जत देने की नहीं सर। जगाए इस ठरकी को सर। कृषु रोते हुए संभव से कहता है। वही भावना को ना चाहते हुए भी हंसी आ रही थी। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। और संभव वो तो भावना पर पहले से ही दीवाना था तो कैसे नहीं खोता। वो खोया था कि उसे कृषु की कोई बात जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो खोया हुआ था बेचारा कृषु अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगा जा रहा था। भावना ने संभव को देखा जो बिना पलके झपका कर उसे देख रहा था। भावना ने उसे गुस्से से घूरते हुए उसके पैर पर अपना हाई सैंडल मारते हुए कहा, अगर मुझे ताड़ने से फुर्सत मिल गया हो तो जाकर रोको उनकी होने वाली सुहागरात को। भावना के मारने से संभव दर्द से कराहते हुए उछल पड़ा। उसने गुस्से से भावना को घूरते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे अपने होने वाले पति को मारते हुए। भावना ने कहा, ओ मिस्टर बंदर चौहान, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम अभी मेरे पति हुए नहीं हो और गॉड नोज अगर इन्हें रोका नहीं तो तुम पति भी बनोगे या नहीं। संभव को गुस्सा आ गया। वो उस लड़के के पास जाकर उसने कान के नीचे लगाया तो वो लड़का नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने नीचे बैठकर ही चिल्लाकर कहा, तुम लोग चोर हो या आतंकवादी। देखो मेरी भोली शकल पर मत जाओ क्योंकि दिखता हूँ इनोसेंट और डिसेंट। उसने अभी इतना कहा ही था कि कृषु ने दो घुसे जड़ते हुए कहा, साले तू और इनोसेंट डिसेंट, तू अभी हमारी इज्जत लूटने वाला था। मुझे देखकर तुझे मिचमिची होती है क्यों? हम क्या तुझे लड़के बेस में लंग की नजर आते हैं? संभव ने अपनी गन लोड करते हुए कहा, इसने सिर्फ एक गोली है, बताओ तुम में से कौन मरना चाहेगा? जहां संभव की डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। वही भावना कहती है, एक काम क्यों नहीं करते, वो गोली खुद के सर पर मर दो और उधार कर दो मुझ पर। संभव उसकी बात सुनकर उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगाता तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है? तब से अपनी जुबान को थकाए जा रही हो। मुझे लगता है एक अच्छे हब्बी की तरह मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, राइट? कहते हुए उसके करीब बढ़कर उसके होठों पर हल्के से चुप लेता है। उसे ऐसा करते देखकर कृषु और वो वकील दोनों ब्लैंक थे। जल्दी रजिस्टर खोलो भाई, मेरी बीवी से हमारी फट नाइट के लिए इंतजार नहीं हो रहा है। भावना उसे फटी आंखों से देखे जा रही थी। तभी उस लड़के ने रजिस्टर निकलते हुए भावना को देखकर कहा, भागकर शादी कर रही हो क्या इस गुंडे से? बे से माला वाला लाए हैं ना, और विटनेस वो कहाँ है? तुम लोगों का नाम क्या है? कृषु ने उसे दिखते हुए अपनी दांत पीसते हुए कहा, मैं हूँ बेथरकी वकील, इनका विटनेस। और नाम लिख, बंदर चौहान वैद्य चुड़ैल कपूर की हैप्पी वेडिंग। उसने इतना कहा ही था कि दो जोरदार घुसा जड़ते हुए कहा, शटअप। दोनों ने रजिस्टर पर साइन किया। फूलों की माला पहनाई, मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाया। तो उस वकील ने नौटंकी करते हुए आंसू बहाते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो। गुंडे, मेरी बेटी का ख्याल रखना।
संभव ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी मेरे फेक ससुर जी, तुम है बहुत जल्द पोते का मुंह दिखा दूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे खुद पर। तभी वहां एक आदमी उस वकील के पास आकर बोला, मुनहुश वकील, साले तूने ही था ना दूधो नहा पुतो फलो, साले तूने मेरी पहले से लेकर तीसरी शादी कराई और तेरी वजह से मेरी तीसरी शादी भी टूट गई। ये ले मेरा डिवोर्स पेपर। सब कभी उस आदमी को देखते तो कभी वकील को। संभव ने उस पर बंदूक तानते हुए कहा, देख अगर इस काले सांप की बात सच हुई थी तो मेरा ककुम्भर बनाकर तुझे घाय में लटका दूंगा। कहते हुए भावना का हाथ पकड़ कर ले जाने लगा तो भावना ने कहा, देखो छोड़े मेरा हाथ, मुझे घर जाना है। संभव ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है, उसे भी जरूरी, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और घर जाने की पड़ी है। भावना ने उसे देखकर कहा, तुम पागल हो, अचानक से तुम्हारे साथ कैसे जाओ, मुझे कुछ वक्त तो दो कि मैं डैड और मोम को बता सकूं। संभव ने उसे देखकर कहा, डोंट वरी बेबी, तुम जब चाहे जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उसकी बात सुनकर भावना की आंखें चमकने लगी तो संभव ने कहा, पर आज के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे आज रात दूर रहो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम चाहो तो मेरे साथ चलो या मैं तुम्हारे साथ। पर वो कुछ और कहता इससे पहले ही भावना जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। संभव भी मुस्कुराकर उसके साथ बैठ जाता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। रात का वक्त, जन्नत बिला चाहत सबके लिए डिनर लगा रही थी, अर्नब के लिए भी। उसे अर्नब के लिए सर्व करता देख आयान कहा, चाहत तुम एक और प्लेट किसके लिए लगा रही हो, अर्नब यहाँ नहीं है। उसके ये कहने पर चाहत जैसे होश आया हो। थोड़ी देर में सब खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। सारे काम खत्म कर जब चाहत कमरे में आई तो आज उसे ये कमरा अरमाप के बिना काटने को दौड़ रहा था। वो आई और बेड पर लेट गई। उसने अर्नब पिलो को सीने से लगा लिया पर उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। सिंगापुर, अर्नब का हाउस। यहाँ सिंगापुर में अर्नब का एक छोटा सा मगर बहुत प्यारा घर था। अर्नब भी बेड पर लिटा हुआ चाहत के बारे में सोचते हुए करवट बदल रहा था। उसे सुबह की बात याद करते हुए बेचैनी हो रही थी। उसे चाहत से बात करने का मन कर रहा था पर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ना तो चाहत के पास फोन और उसे भी बड़ी बात ना वो बोल सकती थी। पर अर्नब को चाहत के बाहों में सोने की आदत हो गई थी, जो अब आदत अब उसको सता रही थी। समर्थ का कमरा। समर्थ चुपचाप सा सो रहा था कि उसकी नींद फोन के बजने से खुलती है। वो उठाकर कहता है, हेलो यार, कौन मर गया जो रात भी तुझे चैन नहीं है अर्नब। अर्नब ने दूसरी तरफ से कुछ कहा तो समर्थ उठकर बाहर आया। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। जब 59 फर्स्ट नाइट दिल और मैं लव बर्ड्स के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। यहाँ सिंगापुर में अर्नब का एक छोटा सा मगर बहुत प्यारा घर था। अर्नब भी बेड पर लिटा हुआ चाहत के बारे में सोचते हुए करवट बदल रहा था। उसे सुबह की बात याद करते हुए बेचैनी हो रही थी। उसे चाहत से बात करने का मन कर रहा था पर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ना तो चाहत के पास फोन और उसे भी बड़ी बात ना वो बोल सकती थी। पर अर्नब को चाहत के बाहों में सोने की आदत हो गई थी, जो अब आदत अब उसको सता रही थी। समर्थ का कमरा। समर्थ चुपचाप सा सो रहा था कि उसकी नींद फोन के बजने से खुलती है। वो उठाकर कहता है, हेलो यार, कौन मर गया जो रात भी तुझे चैन नहीं है अर्नब। अर्नब ने दूसरी तरफ से कुछ कहा तो समर्थ उठकर बाहर आया। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो चलते हुए चाहत के कमरे की ओर चला गया। उसने बस एक ही बार नॉक किया था कि चाहत ने दरवाजा खोल दिया। उसे इस तरह देखकर समर्थ की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने चाहत देखकर कहा, लगता है नींद तुम्हारी आंखों से भी गायब है क्यों। चाहत ने शर्म से पलकें झुका ली तो समर्थ ने कहा, हम नींद तो किसी और की आंखों से भी गायब है, लो बात कर लो। मैं लव बर्ड्स के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, मैं चला, मुझे नींद आ रही है। कहते हुए समर्थ वहां से निकल गया। चाहत ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिककर आंखें बंद किए फोन को कान में लगाकर खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। दूसरी तरफ से अर्नब भी चुपसा बस फोन को हाथ में लिए लेटा हुआ था। अर्नब ने अचानक वीडियो कॉल कर दिया तो दोनों बस खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों भले ही खामोश थे पर उनकी आंखें ये साफ बयां कर रही थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। दोनों को कब एक दूसरे की आदत पड़ गई ये उन्हें पता ही नहीं चला, जिसका एहसास उन्हें अब एक दूसरे से दूर होकर हो रहा था। चाहत तो मानो अर्नब को अपनी आंखें में बसा लेना चाहती। आज उसे अर्नब के बिना सब कुछ मानो आधा अधूरा सा महसूस हो रहा था। अर्नब भी चाहत तो देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगाता एक दिन में तुम कुछ ज्यादा हॉट नहीं हो गई हो, या परेशान करने के लिए तुम ऐसे खूबसूरत नजर आ रही हो। अर्नब की बात सुनकर चाहत खुद की ओर देखती है जो कि बेसी ही लग रही थी जैसे वो हमेशा से रहती थी, सिंपल और ब्यूटीफुल। कह सकते हैं कि उसकी सादगी में ही सुंदरता झलक रही थी।
अर्नब ने जब उसे खुद यूं देखता हुआ पाया तो उसने हंसते हुए कहा, अरे क्या यार, तुम तो मजाक भी नहीं समझती, बुद्धू लड़की। चाहत अर्नब को खुद पर यूं हंसते हुए देखकर उसे घूरते हुए इशारा करते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका कि सुंदर नहीं हूँ? कहीं आपको सच में तो कोई गोरी मैम पसंद नहीं आ गई? देखिए मैं बता रही हूँ, घर वापस आ जाए वरना मैं आपको छूडूंगी नहीं मैं। अर्नब उसके गुस्सा करने पर और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे बाप रे, इतना गुस्सा? अभी तो सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और तुम मुझे इतना मिस करने लगी या किसी और चीज को मिस कर रही हो? कहते हुए अर्नब के चेहरे पर शरारत से भरी मुस्कान थी। अर्नब बात सुनकर चाहत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब चाहत भी जाकर बेड पर बैठकर अर्नब से बात करने लगे। मेरा मतलब कुछ सुनती तो कुछ इशारों में समझाती। किसी से बेवजह बात ना करने वाला या ज्यादा से ज्यादा चुप रहने वाला अर्नब आज चाहत संग बात करने में बिल्कुल खो गया था, इतना कि वो बात करते करते ही सो गया। उसे सोते देखकर चाहत भी लेट गई। दोनों सो चुके थे। दूसरी तरफ चौहान हाउस। भावना संभव के साथ उसके घर चौहान हाउस आई हुई थी। भावना अंदर जाने को हुई कि संभव ने उसे रोकते हुए कहा, स्टॉप, यू डोंट नो हाउ न्यू ब्राइड कम्स इन हर इन लॉज हाउस। उसकी बात सुनकर भावना मुंहबनाते हुए कहती है, हम पता है, मैंने देखा है टीवी सीरियल में सास आकार बहू की आरती उतारती है, अलाता रस्म अंगूठी वाली रस्म भी की जाती है। फिर सुहा वो बोलते हुए रुक गई तो संभव ने उसे अपने करीब खींचकर कहा, वाह बेबी, मुझे नहीं लगता था कि तुमने इतनी रिसर्च की होगी। डोंट वरी, हम सारी रस्में निभाएंगे। भावना ने उसे धक्का देते हुए कहा, पर किसे? यहाँ तो कोई है ही नहीं। संभव ने उसे कहा, अरे मैं हूं ना, तुम्हारा पति, दोस्त, सास, ससुर, सब कुछ। भावना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, और भाई, वो भी तो होना चाहिए ना। संभव ने उसे घूरते हुए कहा, अब क्या तुम मुझे पति से भाई बनाना चाहती हो? वो मैं नहीं, पर मेरा गधा असिस्टेंट जरूर बन सकता है। कृषु वो कृषु को बुलाता है तो कृष अंदर से नौकरों के साथ सब कुछ लेकर आता है। तो संभव आगे बढ़कर उस आरती की थाल में से चुनर उठाकर भावना के सर पर ओढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा मेरे घर पर स्वागत है बेबी। भावना ने कृषु को देखकर कहा, वैसे मुझे ये दाढ़ी मूछ वाली सास काफी पसंद आई। कहते हुए हंसने लगती है तो कृषु मुंह बनाते हुए आरती करता है। दोनों की एक एक कर सारी रस्में निभाई जाती हैं। संभव अगले ही पल भावना को गोद में उठाकर कहता है, इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट रस्म बेबी। भावना उसकी गोद में छटपटा कर चिल्लाते हुए कहता, छोड़ो मुझे हबसी आदमी, नीचे उतारो मुझे। देखो, अगर तुमने आज मेरे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, फिर चाहे मुझे विधवा ही क्यों ना होना पड़े। संभव उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे कमरे में लाता है तो भावना पूरा कमरा देखती रह जाती है, क्योंकि इस कमरे को बिल्कुल वैसे ही सजाया गया था जैसा उसका रूम कपूर हाउस में होता था। संभव ने उसे यूं देखता पाकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि तुम्हें एक भी मौका मिले मुझे छोड़कर जाने का। सब मुझे यहाँ इस बड़े से घर कम मकान में अकेला छोड़कर चले गए हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ ऐसा कुछ करो। भावना ने उसे देखकर कहा, क्यों, तुम्हारे मोम डैड नहीं है? तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है क्या? संभव उसकी बात सुनकर उदास हो गया, पर फिर उसे बेड पर पटकते हुए खुद जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर उसके ऊपर आकार कहता है, तुम मुझे अपनी बातों में उलझा कर रोकना चाहती हो ना बेबी? विस्मयादिबोधक चिन्ह, पर तुम्हारी कोई भी चाल काम नहीं आएगी। कहते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उसे किस करने लगता है। उसके हाथ धीरे धीरे भावना के ड्रेस तक पहुंच चुके थे। संभव धीरे धीरे भावना को किस करते हुए गले तक आ चुका था। उसे लीक कर रहा था, पर जब उसे एहसास हुआ कि भावना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही तो संभव सिर उठाकर दिखता है भावना सो चुकी थी। संभव उसे सोता हुआ देखकर उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। उसके ऐसा करते ही भावना की आंखें खुल जाती है। उसकी आंखें संभव से जा मिलती है तो वो संभव को खुद को गुस्से में देखता पाकर थोड़ी घबरा जाती है। संभव बिना उसके और देखे ही अपनी शर्ट पहनकर कहता है, रात काफी हो गई है, सो जाओ। कल सुबह कृषु तुम्हें खुद कपूर हाउस छोड़कर आएगा। वो जाने लगा। भावना ने उसे देखकर कहा, पर तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो तुम्हारा कमरा है ना। और क्या तुम मुझसे नाराज हो? संभव ने उसकी देखते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, सीरियसली मिस कपूर, तुम्हें कोई फर्क भी पड़ता है मेरे नाराज होने से? पहली बार भले ही तुम करीब आई थी, पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब बस मेरी मर्जी थी। तुम तो ये सब बस झेल रही हो। मुझे लगा मैं दीवार तुम्हारे करीब आऊंगा, शादी होगी तो शायद तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़े जज्बात बदल जाए, पर मैं गलत था। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो डाइवोर्स पेपर रेडी करवाने के लिए।
भावना ने चौंकते हुए कहा, क्या डायबोस? पर वो कुछ और कहती इससे पहले ही संभव वहां से जा चुका था। उसके जाते ही भावना जल्दी से उठकर बाथरूम की ओर भागी। वो थोड़ी देर बाद वापस आई और कबर्ड खेलकर संभव की एक टी शर्ट निकलते हुए आईने में उसे खुद पर लगाते हुए कहा, क्या मुझसे नाराज हैं? पर अचानक मेरे पीरियड आ गए, इसमें मेरी क्या गलती है? पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? सैयद डिवोर्स की बात की ना इसलिए। बड़ा आया मुझे डिवोर्स देने वाला। वो मुंह बनाते हुए सो गई। अगली सुबह भावना उठी तो देखा कि ठीक उसके सामने एक बैग रखा हुआ था। भावना ने जाकर देखा तो उसमें कपड़े थे। वो बाथरूम में प्रेस होने चली गई। नीचे आई तो देखा उसके लिए नौकर ब्रेकफास्ट लगा रहे थे। भावना आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने इधर उधर चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो उसे संभव कहीं नजर नहीं आता। उसने एक नौकर से कहा, तुम्हारे सर कहाँ है? क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? तभी कृषु ने आते हुए कहा, वो तो ऑफिस चले गए हैं। मुझे कहा है कि मैं आपको सेफली कपूर हाउस ले जाऊं, अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो चले। भावना उठी और अपना बैग लेते हुए बाहर से जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा तो कृषु ने कहा, मैम चले। भावना ने हम कहा और उसके साथ चल दी। वही संभव अपने कमरे की बालकनी के एक कोने में खड़ा उसे जता हुआ देख रहा था। उसकी आंखें में बहुत गुस्सा पर साथ हल्की सी नम भी थी। ड्रीम रोमांस। अगली सुबह भावना उठी तो देखा कि ठीक उसके सामने एक बैग रखा हुआ था। भावना ने जाकर देखा तो उसमें कपड़े थे। वो बाथरूम में प्रेस होने चली गई। नीचे आई तो देखा उसके लिए नौकर ब्रेकफास्ट लगा रहे थे। भावना आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने इधर उधर चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो उसे संभव कहीं नजर नहीं आता। उसने एक नौकर से कहा, तुम्हारे सर कहाँ है? क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? तभी कृषु ने आते हुए कहा, वो तो ऑफिस चले गए हैं। मुझे कहा है कि मैं आपको सेफली कपूर हाउस ले जाऊं, अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो चले। भावना उठी और अपना बैग लेते हुए बाहर से जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा तो कृषु ने कहा, मैम चले। भावना ने हम कहा और उसके साथ चल दी। वही संभव अपने कमरे की बालकनी के एक कोने में खड़ा उसे जता हुआ देख रहा था। उसकी आंखें में बहुत गुस्सा पर साथ हल्की सी नम भी थी। कपूर हाउस। कृषु ने भावना को सही सलामत कपूर के बाहर छोड़ा। भावना कार से निकल बाहर जाने लगी तो कृषु ने कहा, मैम। उसके कहने पर भावना ने उसकी ओर देखा तो कृषु ने कहा, मैम मुझे नहीं पता कि सर और आपके बीच क्या हुआ है, पर हाँ इतना ज़रूर पता है कि आप वो पहली लड़की है जो चौहान हाउस में आई थी। मैं सर के साथ कॉलेज टाइम से हूँ, पर मैंने उन्हें कल पहली बार इतना खुश देखा था। सच में मैम, सर उस घर में और अपनी जिंदगी दोनों में बहुत अकेले हैं। अगर हो सके तो उन्हें एक मौका हमसफर बनने का ज़रूर दीजिएगा। भावना ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं है और चुपचाप सी घर के अंदर चली गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा नहीं था कि भावना बुरी थी, पर कहते हैं ना कि बच्चों का मन गीली मिट्टी जैसा होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहाँ बड़ों को बहुत सोच समझ कर उन्हें सांचे में ढालना पड़ता है और अगर एक बार सांचा बिगड़ गया तो सब कुछ बिखर जाता है। कुछ ऐसा ही किया था स्वयं और हिमानी ने भावना के साथ। उनके मन में चाहत के लिए बचपन से सिर्फ नफरत ही भरी है, जिस वजह से भावना ने बजाने कितनी ही बार चाहत को तकलीफ पहुंचाई है। कई बार उसके हाथ तक जला दिया है। उन लोगों ने उसे दूसरों से प्यार करना नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल कर उन्हें टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देना सिखाया, जिस वजह से संभव का सच्चा प्यार भी भावना की आंखों में खटक रहा था। भावना यही सब सोचते हुए अंदर गई तो देखा कि स्वयं काफी परेशान नजर आ रहा था। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था। किसको फोन पर बहुत कुछ सुनाए जा रहा था। इडियट, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट वॉज इम्पॉसिबल। जब आज तक कभी ये नहीं हुआ तो ये कैसे हो गया? तुम्हारे आदमी कहाँ मर गए हैं? ये हो ना हो उस अर्नब का काम है। जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाओ। कहते हुए फोन काट कर गुस्से से फोन को जमीन पर पटक देता है। फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भावना ने स्वयं को इतने गुस्से में देखकर हिमानी से कहा, मोम क्या हुआ? डैड इतने गुस्से में क्यों है? हिमानी उसे देखकर कहती है, किसी ने हमारे दोनों कंटेनर को जलाकर राख कर दिया है, जिसमें घुल मिलाकर 90 लाख का ड्रग्स था, जो कि इलीगल तरीके से शिप के जरिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इस वजह से स्वयं इतना गुस्से में है। भावना ने उसे कहा, पर ये सब किसने किया और क्यों? हिमानी ने कहा, पता नहीं, अब तक कोई सबूत नहीं मिला और न ही किसी ने इस कंटेनर को जलाते हुए किसी को देखा है। स्वयं ने चीखते हुए कहा, ये सब कुछ इस अर्नब ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप डैड? स्वयं ने कहा, पुलिस कंप्लेंट कराने। भावना ने हिरानी से कहा, पुलिस कंप्लेंट? वो भी इलीगल कामों के लिए?
स्वयं ने उसे देखकर टेढ़ी सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा तुम अभी बची हो। पैसा और पावर जिसके पास होता है उसका हर इलीगल काम लीगल बन जाता है। ऐसे बहुत से पैसों के भूखे कुत्ते बैठे हैं जो मेरे एक इशारा करते ही कुछ भी कर सकते हैं। कहते हुए वहां से निकल जाता है। भावना गुस्से में अपने कमरे में जाती है और दरवाजा लॉक करते हुए कहती, देव चाहे कुछ भी कहे पर मैं जानती हूँ ये किसका काम है। कहते हुए किसी को कॉल करती है तो दूसरी तरफ से कोई उठाते हुए कहता है, हेलो। भावना गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, छी, मुझे खुद पर शर्मा रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की है। कल मैं तुम्हारे साथ सोई नहीं इसलिए तुमने आज मेरे पापा का कंटेनर जला दिया। बा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो। संभव ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, एक डॉट मैंने कुछ भी हो किया और क्या कहा तुमने? मैं नीच आदमी, घटिया इंसान ये सब नजर आता हूँ। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार खुद गिरवाल में झांक कर देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो जो ये सब कुछ सोच रही हो कि तुम्हारे साथ सोने को नहीं मिला तो उसके बदले में तुम्हारे बाप से लूंगा। मिस कपूर इतना उड़ने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारे साथ सोने के लिए, क्योंकि संभव चौहान के लिए न जाने कितनी लड़कियां पलके बिछाए बैठी है जो सिर्फ मेरे एक इशारे पर मेरे एक रात की बीबी बनने को तैयार है। इसलिए खुद को कोई स्पेशल समझने की कोशिश मत करो। जन्नत बिला। शाम का वक्त। अब तीनों थोड़ा जल्दी आ जाया करते थे क्योंकि घर पर अर्नब जो नहीं था, पर कहीं प्रशा से सामना न हो ये सोचकर सामर्थ घर नहीं आता था। अगर आता भी था तो बहुत देर से सबके सो जाने के बाद। चाहत सबको खाना परोसने में लगी हुई थी। तभी स्वयं दंदनाते हुए अंदर आकर चिल्लाता है, अर्नब अग्निहोत्री कहाँ है? बाहर निकल। अर्नब, तूने सुना नहीं क्या मैंने कहा, बाहर निकल। चाहत स्वयं की आवाज सुनकर बिल्कुल कांप गई थी। भी समर्थ ने कहा, अरे काका कोई कुत्ता भूख रहा है उसे रोटी देकर चुप करवाओ भाई। स्वयं ने जब आपने लिए कुत्ता सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरा कंटेनर जलाकर रातों की नींद चुराकर मेरा सूप चैन छीनने के बाद तुम। आदि ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर कपूर हमारी दादी कहती है खाते टाइम बात नहीं करते इसलिए वहां बैठकर इंतजार करें। स्वयं ने गुस्से में चाहत के करीब जाते हुए उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, बोल तेरा पति कहाँ है? चाहत उसे छुड़ाने लगी तो इसने और कसकर पकड़ते हुए कहा, बोल कहाँ है तेरा पति?